हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भूगोल से रिलेटेड एमसीक्यूज का, जो कि ये टेट 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो एमसीक्यू फॉर्म में है भूगोल से संबंधित जितने भी टेट 2022 और 21, 22 और 23 में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सभी हम इसमें देखने वाले हैं और उसका जो है एक्सप्लेन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस टाइम में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। तो टोटल इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है और उसका जो है व्याख्या सहित जो है दिया गया है, तो सभी को हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि उड़िया का पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, उड़िया का पठार, तो उड़िया का पठार ये देखिए 2023 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पड़ता है राजस्थान राज्य में। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान राज्य। ठीक है, अब उड़िया का पठार जो है राजस्थान राज्य के कौन सा जिला है, तो सिरोही जिले में जो है स्थित है उड़िया का पठार। और ये है लगभग 1350 मीटर की ऊंचाई है इसकी, जो कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, मतलब राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करना है जिनमें वह बहती हैं। ठीक है, ये भी 2023 के शिफ्ट 1 में पेपर में पूछा गया था। कारमेघ नदी दिया गया है, नैतरणी नदी दिया गया है, गिरना और हसदेव, और ये किन राज्यों में बहती हैं ये बताना यहाँ पे। ठीक है, तो कारमेघ या फिर इसको कहते हैं कामेंग। ठीक है, कामेंग, कारमेघ या फिर कामेंग नदी, जो कि ये बहती है असम राज्य में। तो ए का हो जाएगा डी पार्ट, पहला का डी पार्ट हो जाएगा। नैतरणी नदी जो है ये बहती है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तो दूसरा का हो जाएगा ए पार्ट। गिरना नदी किस राज्य में बहती है, तो गिरना नदी जो है महाराष्ट्र राज्य में बहती है। और हसदेव नदी जो है छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है। ठीक है, तो देखिए जो मुख्य मुख्य नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, सोन, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, इन सभी के बारे में ना पूछकर इस तरीके से जो सहायक उनकी नदियां हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो आपको इस तरीके से भी आपको याद रखना है, ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां इनमें से। ठीक है, हिमालय नदी तंत्र की नदियां इनमें से बताना 2021 के पेपर में पूछा गया, पेट के पेपर में ही क्वेश्चन आया हुआ है। कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, इनमें से कौन कौन सी नदियां हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं ये बताना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो गंगा नदी हिमालय नदी तंत्र, हिमालय से निकलती है तो हिमालय नदी तंत्र हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय ही तंत्र से निकलता है, हिमालय नदी तंत्र हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर है, जो कि डी पार्ट में दिया गया, तो डी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, अब गंगा जो है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र जो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पांगी घाटी, पांगी घाटी के बारे में 2023 के पेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो आपको घाटी भी याद रखना है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है पांगी घाटी पड़ता है। पांगी घाटी जो है कौन से जिला पड़ता है हिमाचल प्रदेश का, तो चंबा जिला जो है वहाँ पर स्थित एक उच्च ऊंचाई वाली ये घाटी है पांगी घाटी। ठीक है, ये घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, जो जासकर, पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इनमें से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा। ठीक है, 2022 के पेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें से आंसर है डी ऑप्शन माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है, ये याद रखिएगा। जो कि ये कहाँ पर है, तो ये असम राज्य में स्थित है। और ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2022 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक कहते हैं, तो उस नदी का नाम क्या है, कोसी नदी। क्या नाम है, कोसी नदी हो जाएगा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको बिहार का शोक कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि मानसून के दौरान यह नदी जो है अक्सर अपना मार्ग बदलती है और इसकी यह अप्रत्याशितता
बाढ़ का कारण बनती है और हर साल जान माल को भारी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर बताना है कौन सा है। ठीक है, अरावली जो पर्वतमाला है या अरावली पर्वत श्रेणी है, इनमें सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है, इनमें से बताना है, क्या हो जाएगा। तो वो है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 1722 मीटर है। ठीक है, जो कि ये राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कौन? अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला कौन किस प्रकार की पर्वतमाला है, तो पुरानी श्रृंखला है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे बताना है दिए गए दर्रों और उनके स्थानों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है। जोजिल्ला दर्रा और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ता है क्या? बारालापचा और सिपकीला दर्रा उत्तर प्रदेश में पड़ता है क्या? थांगला, नीति दर्रा और लिपू लेक दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है? या फिर नाथुल्ला और जेलेपला दर्रा जो है कहाँ? सिक्किम में पड़ता है। इनमें से बताना कौन सा एक इसमें से, मतलब कौन कौन सा सही नहीं है, ये बताना। तो यहाँ पे अगर हम दूसरा देखें, बड़ा लापचा और सिपकीला दर्रा, ये दोनों दिया गया उत्तर प्रदेश में, जो कि गलत है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम तीसरा देखते हैं, दिया गया थांगला, नीति दर्रा और लिपू लेक दर्रा हिमाचल प्रदेश, जो कि ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और 3 जो कि गलत है। बाकी पहला जो दिया गया है जोजिला दर्रा, ये सही है। ठीक है, बुर्जिल दर्रा ये कहाँ पर है? दोनों जम्मू कश्मीर में है। नाथुल्ला और जेलेपला ये दोनों सिक्किम में पड़ता है। अब बाकी जो 2 दर्रे हैं इनके बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ पड़ते हैं? तो बड़ा लाचला और सिक्कीला जो दर्रा है उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसलिए जो है वो गलत था। ठीक है, बाकी थांगला या तांगला, नीति दर्रा या फिर लिपू लेक दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि ये लद्दाख में पड़ते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में नीति और लिपू लेक दोनों स्थित हैं। तो इस प्रकार जो है अन्य विकल्प गलत थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, दिया गया है घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पड़ता है। तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य में। डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। 2023 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तामिया जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित एक सुंदर सा हिल स्टेशन है और यह पातालकोट घाटी का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है, जो घोड़े की नाल के आकार की है और जैव विविधता और आदिवासी संस्कृति से समृद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है इसमें से? तो वो हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट है। शिवालिक पर्वतमाला जो है हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वतमाला है। ठीक है, ये जो है रेत, गाद और बजरी जैसे असंगठित तलछटों से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का क्या कारण है? तो इसमें अगर देखेंगे तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर पूर्वी जो वर्षा ऋतु है मानसून है, ये कारण बनता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसको लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में ये बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, दिया गया है निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, ये बताना है। ठीक है, 2022 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण बनता है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान जो होता है, जिसके कारण गर्मी होती है अक्टूबर में। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? तो ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के महीने में उत्तरी मैदानों में जो पवन या हवाएं चलती हैं उनको लू कहते हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। लू जो होता है गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं जो गर्मियों में खासकर मई और जून के महीने में भारत के उत्तरी मैदानों में बहती हैं। ठीक है, आमतौर पर ये दोपहर के समय चलती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, दिया गया है सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, तो इसे मानसून का क्या कहते हैं? ठीक है, बताना है। क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सामान्य वर्षा में अचानक जब वृद्धि हो और कई दिनों तक लगातार ये जारी रहती है तो इसको हम कहते हैं प्रस्फोट यानी कि फटना। बादल का फटना सुना होगा, तो इसी को कहा जाता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये आमतौर पर जून की शुरुआत में होता है, खासकर केरल के तट पर, और फिर पूरे भारत में ये फैल जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? तो दिन और रात के तापमान में जो अंतर होगा ये कौन से स्थान पर व्यापक पाया जाएगा? तो ये मरुस्थल में होता है, थार के मरुस्थल में, भारत में खासकर। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है? ए पार्ट इसका करेक्ट है। थार के मरुस्थल में दिन और रात के बीच उतार चढ़ाव क्यों होता है व्यापक अंतर? क्योंकि रेत जो होता है वहाँ पे थार मतलब मरुस्थल में दिन में क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाती है, और रात में क्या होता है, तेज़ी से ठंड हो जाती है। ठीक है, तो जिसे तापमान में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो दिन के समय तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है, जबकि रात में नमी और वनस्पति के कारण कमी के कारण जो है तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? ठीक है, जालौर जिला की अगर हम बात करेंगे तो किस प्रकार की ग्रेनाइट पाई जाती है? तो रोजी पिंक यानी कि गुलाबी ग्रेनाइट बहुतायत में पाया जाता है राजस्थान के जालौर जिले में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जालौर जिला ग्रेनाइट, कौन सा ग्रेनाइट? गुलाबी ग्रेनाइट के लिए जो है भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी परियोजना जो है ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंसर क्या है? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह परियोजना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा संचालित है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से भूरा कोयला यानी ब्राउन कोयला किसे कहते हैं? इनमें से बताना। ठीक है, तो ब्राउन कोयला इनमें से कहा जाता है लिग्नाइट को। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिग्नाइट को अक्सर इसके भूरे रंग और कम कार्बन सामग्री के कारण भूरा कोयला कहते हैं। ठीक है, ये उच्च नमी और कम ऊर्जा घनत्व वाला निम्न श्रेणी का कोयला है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, और इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो है दल्ली राजहारा। ठीक है, दल्ली राजहारा जो है लौह अयस्क का केंद्र है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई इस्पात लौह अयस्क की आपूर्ति दल्ली राजहारा खदानों से होती है, जो कि भिलाई से लगभग 85 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इन खदानों में हेमेटाइट अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य, जिसको हम FRP कहते हैं, इसको कौन मंजूरी देता है? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर क्या है? ए पार्ट सही है। आर्थिक मामलों के कैबिनेट मंत्री होते हैं जो इसकी मंजूरी देता है, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत में वन्य प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो ये किया गया था सर H.G. चैंपियन के द्वारा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सागौन जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सागौन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर। यहाँ पे आंसर क्या है? ए बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कृष्णा नदी पर बना हुआ नागार्जुन सागर बांध है। ठीक है, इसको अगर हम बात करेंगे तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है कृष्णा नदी। ठीक है, यह बांध दुनिया के सबसे बड़े चिनाई वाले बांधों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, सलाल पन बिजली योजना परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल पन बिजली परियोजना जो है ये चेनाब नदी पर स्थित है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो कि ये कहाँ पड़ता है? जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 25, भारत मानक यामोत्तर रेखा है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश के कहाँ से गुजरती है? तो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है रेखा, तो ये अभी याद रखिएगा। इसका उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए करते हैं, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? 2022 के पेपर में पूछा गया है। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो है लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि लगभग 32 वर्ग किलोमीटर केंद्र शासित प्रदेश है।
इसका जो कितना क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर, और ये अरब सागर में स्थित है। 36 प्रवाल द्वीपों का ये जो है लक्षद्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य इनमें से हो जाएगा गोवा। आंसर आंसर यहाँ पे क्या है, बी पार्ट करेक्ट है, गोवा। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है, चबी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है ये। ठीक है, तो चबी मुरा जो पड़ता है ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चबी मुरा या छबी मुरा ये गोमती के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टानों पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये त्रिपुरा राज्य के दक्षिण त्रिपुरा जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, लेक तुर्काना यानी कि तुर्काना झील दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है ये बताना है। तो ये पड़ता है केन्या देश में। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, केन्या देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय इनमें से। पृथ्वी पर सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय इनमें से हो जाएगा कैस्पियन सागर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय, मतलब सतह क्षेत्र के हिसाब से है। सागर कहे जाने के बावजूद ये वास्तव में एक झील है, जो कि एक खारे पानी की झील है जिसका समुद्र से कोई निकास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएमटी का फुल फॉर्म बताना है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, जीएमटी का फुल फॉर्म। जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मानक समय कितना है, जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी कि टाइम जोन में विभाजित किया गया है। तो विश्व को टोटल कितने काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो टोटल 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया, जो कि सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनमें से प्रत्येक 1 घंटे के समय के अंतर को दर्शाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी को एक पूर्ण चक्कर यानी कि 360 डिग्री पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। इसलिए अगर 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री प्रति समय क्षेत्र आएगा, और प्रत्येक समय क्षेत्र आमतौर पर 15 डिग्री देशांतर तक फैला होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उस जंगल का नाम बताएं जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में इनमें से वो जंगल का नाम है अमेजन वन। ठीक है, अमेजन वर्षा वन जो है उसको पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि अमेजन वर्षा वन जो है दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जो ब्राजील, पेरू, कोलंबिया में फैला हुआ है। और इसको पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन खुद करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में पहली बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, अल नीनो शब्द का अर्थ होता है बाल मसीह। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, बाल मसीह, चाइल्ड क्राइड जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अल नीनो, या फिर लिटिल बॉय, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, दिया गया निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी कि 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं, और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है इनमें से। तो वो कौन सा हो जाएगा रेगिस्तान, तो वो है रब अल खली रेगिस्तान। ठीक है, रब अल खली रेगिस्तान, जो कि डी पार्ट में दिया गया, तो डी पार्ट इसका करेक्ट है, जिसे हम खली क्वार्टर के नाम से भी जानते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान है। यह सऊदी अरब, ओमान, यूएई, यमन के हिस्सों में फैला हुआ है। ठीक है, इनमें विशाल रेत के टीले हैं, जिनमें से कुछ 250 मीटर से ऊपर तक ऊंचे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाला जो जल डमरू मध्य है वो सुंडा जल डमरू मध्य है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच ये स्थित है। ठीक है, जो कि यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कुछ स्थानों पर भूजल जलस्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम जानते हैं जलभृत के नाम से। किस नाम से जानते हैं, जलभृत के नाम से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38 है,
मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो इस परत की ऊपरी सीमा कहते हैं जल तालिका। क्या कहते हैं इसको? जल तालिका या वाटर लेवल कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वाटर लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से, ठीक है, सूरज की रोशनी क्या घट रहा है, वन क्या घट रहा है, वायु क्या घट रही है, या फिर पानी क्या घट रहा है? तो इसमें से सबसे ज़्यादा तेजी से घटने वाला जो चीज़ है वो है संसाधन वन। पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है, सबसे तेजी से घट रहा है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वनों की कटाई जो कि कृषि और शहरीकरण के लिए किया जा रहा है। जंगल में आग लग जाती है जो कि प्राकृतिक और मानव निर्मित होता है। अवैध लकड़ी कटान होता है व्यापार के लिए अतिदोहन के कारण। वन जो है दुनिया में सबसे तेजी से समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया था, द नेशन मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो इसके अंतर्गत कुल टोटल 8 मिशन लॉन्च किए गए हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भारत सरकार ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की थी। इसमें 8 मुख्य मिशन शामिल हैं, जिनमें से एक हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन भी है। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बेसिकली बताना है UNFCCC का। तो इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म बनता है, जो कि ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 1992 में रियो डी जेनेरियो मतलब कि ये ब्राज़ील की जो राजधानी है वहाँ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाई गई एक वैश्विक यह संधि है, समझौता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? इनमें से, तो इनमें से वो कौन सी गैस है? तो वो है ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस हो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? इनमें से, तो मीथेन को जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी, नाइट्रस ऑक्साइड, आर्गन को नहीं जानते। तो यहाँ पर आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्गन। क्वेश्चन नंबर 44 ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित इसमें से परिणाम बताना है, कौन सा होगा? ठीक है, तो समुद्र स्तर में वृद्धि हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तटीय रेखा में परिवर्तन भी, जब समुद्र स्तर में वृद्धि होगा तो तटीय रेखा में परिवर्तन जरूर होगा। फसल पैटर्न में भी परिवर्तन होता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सभी सही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सभी सही है, ये ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 45 वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित किसको अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म रखती हैं? तो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना भरना। तो ये अवशोषित करती हैं औरक्त्य विकिरण को। ठीक है, औरक्त्य विकिरण को अवशोषित करती हैं। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा नहीं है? तो मीथेन है, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नाइट्रोजन जो है वो हरित गृह गैस नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नाइट्रोजन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% हिस्सा है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस जो है नहीं है। ठीक है, चलिए ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन होल किससे संबंधित है? और ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो ओजोन होल जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ओजोन होल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी से जो है संबंधित है ओजोन होल। इसको ओजोन होल किसको कहते हैं? ओजोन परत की जो मोटाई है उसमें जो है कमी हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ओजोन होल। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओजोन छिद्र समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत, जिसमें क्या है ओजोन परत पतला होने को संदर्भित करता है, और ये विशेषकर अंटार्कटिक क्षेत्र में पतला हो रहा है। ठीक है, ये कोई वास्तविक छेद नहीं है, बल्कि ओजोन सांद्रता के महत्वपूर्ण में कमी होता है, तो उसको कहते हैं ओजोन होल। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो उसका नाम है सेरेस। ठीक है, बौना ग्रह है, क्या है? सेरेस है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, सेरेस, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच
क्षुद्र ग्रह बेल्ट में ये स्थित है। बसंत विषु होता है कौन से तारीख को होता है ये बताना है। तो ये होता है 21-22 मार्च को। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 20 बी पार्ट करेक्ट है। 21 मार्च को बसंत विषु होता है, हर साल होता है 21 मार्च को। और इस दिन दुनिया भर में दिन और रात की लंबाई जो होती है लगभग बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है इनमें से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुध। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल इस तरीके से ग्रह हैं 9। तो यहाँ पर आंसर क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है, बुध ग्रह सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो ये सबसे निकट है, लेकिन ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। इसके बजाय शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 51 है, हॉलमार्क लोगों का निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो हॉलमार्क लोगो जो है ये प्रयोग किया जाता है जेवर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हॉलमार्क जो है ये सोने और चांदी के आभूषणों की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रमाणन चिन्ह होता है। ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदारों को धातु जैसे कि 22 के या 18 के सोना की प्रामाणिकता और शुद्धता का आश्वासन देते हैं। तो इस प्रकार ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। ठीक है, अब अगले अगर हम देखेंगे तो अगला इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होगा जिसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और आज का वीडियो में प्रिंट करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।